LIC को भी इस बिल के तहत ज्यादा आजादी दी जा रही है। अब LIC नए जोनल ऑफिस खोलने के लिए सरकार से पहले जैसी अनुमति लेने की बाध्यता में नहीं होगी। विदेशों में अपने ऑपरेशंस को वहां के कानूनों के मुताबिक रिस्ट्रक्चर करने की छूट भी मिलेगी। इसका मकसद LIC को एक ज्यादा प्रोफेशनल, तेज और ग्लोबल प्रतिस्पर्धी संस्था बनाना है। लेकिन जहां यह बिल कई मोर्चों पर आगे बढ़ता दिख रहा है, वहीं कुछ बड़ी उम्मीदों पर पानी भी फेरता दिख रहा है। सबसे बड़ी खामी निकल कर आ रही है कंपोजिट लाइसेंस का न होना। अगर यह आता तो एक ही कंपनी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस दोनों बेच सकती थी। इससे ग्राहक को एक ही जगह लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस का पैकेज मिल सकता था। इंडस्ट्री इसे गेम चेंजर मान रही थी, लेकिन सरकार ने इसे फिलहाल टाल दिया है, जिससे बीमा सेक्टर की पुरानी साइलो सिस्टम बरकरार है। इसी तरह नए बीमा कंपनियों के लिए न्यूनतम पूंजी यानी मिनिमम कैपिटल घटाने का प्रस्ताव भी इस बिल में शामिल नहीं है। अभी इंश्योरर्स के लिए 100 करोड़ और री इंश्योरर्स के लिए 200 करोड़ रुपए की शर्त है, जिसे छोटे और नीश खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बाधा माना जाता है। अगर यह कम होती तो रूरल एरियाज, गिग वर्कर्स और लो इनकम ग्रुप्स के लिए काम करने वाली नई कंपनियां आ सकती थी। इस मौके के चूकने से इंक्लूसिव इंश्योरेंस ग्रोथ पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा पहले ड्राफ्ट में जो बातें थीं, जैसे इंश्योरर्स को म्यूचुअल फंड्स या लोन्स जैसे दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने की छूट, एजेंट्स को मल्टीपल कंपनीज के प्रोडक्ट्स बेचने की आज़ादी या बड़ी कंपनियों को कैप्टिव इंश्योरेंस बनाने की अनुमति, वे भी इस बिल में नजर नहीं आती। खासकर कैप्टिव इंश्योरेंस की गैर मौजूदगी को कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कुल मिलाकर सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 बीमा सेक्टर को वैश्विक पूंजी और मजबूत रेगुलेशन की दिशा में तो ले जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के मोर्चे पर यह आधा अधूरा लगता है। सरकार इसे मॉडर्नाइजेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रूप में देख रही है, जबकि इंडस्ट्री का एक बड़ा ग्रुप मानता है कि कुछ साहसिक फैसले टाल दिए गए हैं।